चलो देखते हैं चौथा अध्याय को। आ रहा है ना आवाज मेरा? हाँ भैया। चलो ठीक है। अध्याय चौथा में दिया है सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्तियां तथा निधियां। ठीक है, हम लोग देखे थे RMD। देखे क्या देखे थे? RMD। ठीक है। तो दूसरा अध्याय में था, है ना, R से रजिस्ट्रीकरण, तीसरा में था मेंबर्स, है ना, और चौथा में था ड्यूटी। चौथा में क्या था? ड्यूटी। ठीक है, उसी को पढ़ना है। सोसाइटियों के कर्तव्य क्या है ना, उसको क्या विशेषाधिकार है सोसाइटियों को, और उनकी संपत्ति क्या होगी और उनकी निधियां क्या होगी। ठीक है, याद रखना है RMD। RMD। अध्याय 2 में धारा था। अध्याय 2 में धारा था 3 से कितना था? ठीक है, अध्याय ठीक है 3 से 18 तक था। क्या था? 3 से 18 तक था। ठीक है, तो जितना भी रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है ना पढ़ेंगे हम लोग, आपका धारा 3 से 18 में आएगा। कितना आएगा? धारा 3 से 18। अध्याय 3 में 19 से कितना था? 30 था। ठीक है, आज पढ़ेंगे अध्याय 4। तो अध्याय 4 पढ़ेंगे तो धारा रहेगा आपका 31 से 47 तक। 31 से 47 तक आपको पढ़ना है ना। 31 से 47 तक पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। जो आपका महत्वपूर्ण रहेगा उसी को पढ़ते जाएंगे, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। धारा 31 पढ़ना है। सोसाइटियां निगमित निकाय होगी। कि जो सोसाइटियां हैं क्या होगी? निगमित निकाय। ठीक है, अब ये निगमित निकाय क्या है? ठीक है, इसको आपको जानना है। तो निगमित निकाय मतलब, ठीक है ना, जो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो गया है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के दिन क्या हो, रजिस्ट्रीकृत की गई हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे निगमित निकाय। उसी को क्या बोलेंगे? निगमित निकाय। ठीक है, मतलब वो सरकार के, है ना, जो रजिस्टर है उसमें क्या है? पंजीकृत है। सरकार के रजिस्टर में क्या है? पंजीकृत है। ठीक, उसी को बोलेंगे निगमित निकाय। और निगमित निकाय है तो उसमें क्या क्या होगा? ठीक है, एक उसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी। मुद्रा मतलब जो हस्ताक्षर करते हैं ना सील लगा करके, है ना, वही उसकी क्या है? मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा मतलब आप पैसा नहीं समझना। ठीक है, क्या है उसकी? सामान्य मुद्रा। जैसे सील लगाते हैं, सील लगा करके साइन करते हैं तो क्या हो गया? एक सामान्य मुद्रा उसका। ठीक है, और जो संपत्ति धारण कर, है ना, संपत्ति धारण करते हो, जो सोसाइटी क्या करते हो? संपत्ति हो जिसका अलग से। ठीक है, फंड रहता है सोसाइटी का सुविधाएं करने, मतलब नियुक्ति करने, और फिर अन्य विधिक कार्रवाइयां है ना संचित करने, और उनमें प्रतिरक्षा करने की भी शक्ति हो। ठीक है, उस सभी को क्या बोलेंगे? मिला करके एक निगमित निकाय बनता है। ठीक है, सोसाइटियां क्या बनेगी? एक निगमित निकाय बनेगी। ठीक है, तो क्या क्या है देखे? ठीक, ऐसी सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रीकरण, है ना, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन क्या हो गई हो? रजिस्ट्रीकृत हो गई हो। ठीक है, उसका एक क्या होगा? शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, है ना, एक सामान्य मुद्रा होगी, और उनमें संपत्ति धारण करने, संविदा करने, है ना, और कोई भी वाद होता है या फिर अन्य विधिक कार्रवाइयां संचित करने में सक्षम हो, और उसकी प्रतिरक्षा करने में भी क्या हो? सक्षम हो। तो उसको क्या बोलेंगे? निगमित निकाय। उसको क्या बोलेंगे? निगमित निकाय। तो याद रखना, धारा 31 में क्या है? सोसाइटियां निगमित निकाय होगी। क्या होगी? निगमित निकाय। याद रहेगा, निगमित निकाय मतलब क्या समझ रहे हो? ठीक है,
जिसका क्या हो, कोई है ना उत्तराधिकारी हो, जैसे रहते हैं ना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, है ना। तो क्या है, एक उत्तराधिकारी हो गया उनका। ठीक है, सामान्य मुद्रा हो जिनमें संपत्ति धारण करने की क्षमता हो, संविदा करना हो, वाद हो गया कहीं पर, या फिर अन्य किसी के खिलाफ अन्य विधिक कार्यवाही करना हो, और प्रतिरक्षा करना हो। ठीक है, ये सब उसमें हो गए। उसी को बोलेंगे निगमित निकाय। उसी को क्या बोलेंगे, निगमित निकाय। धारा 32। अब धारा 32 क्या बोल रहा है, तो सोसाइटियों का पता तथा नाम का स्वप्रदर्शन। ठीक है, सोसाइटियों का पता तथा नाम का स्वप्रदर्शन, जैसे कि आप किसी भी कार्यालयों में जाओगे, ठीक है, तो उस कार्यालय का नाम लिखा रहता है ना, और नीचे में उसका क्या रहता है, पता रहता है। ठीक है, जैसे कोई कोई सरकारी संस्था है, उसका आप देखोगे पत्र व्यवहार करते हैं, तो पत्र व्यवहार करते हैं तो ऊपर में या नीचे में, ठीक, ऊपर में, पत्र के ऊपर में या नीचे में उस कार्यालय का नाम रहेगा और उसका पूरा पता रहता है। ठीक है, जिसमें पत्र व्यवहार किया जा सकता है। तो सोसाइटियों का पता तथा नाम का स्वप्रदर्शन किसमें है, धारा 32 में। धारा 32 में, ठीक है। तो धारा 32 में क्या होगा, प्रत्येक सोसाइटी का, ठीक है, जो जितने भी सोसाइटी रहेंगे सहकारी सोसाइटी, उस सहकारी सोसाइटी का नियमों के अनुसार, है ना, रजिस्ट्रीकृत किया गया क्या होगा, एक पता होगा। क्या होगा, एक पता। ठीक है, जब रजिस्ट्रीकरण कराएंगे उस समय अपना पता लिखा रहेगा, वो कि कार्यालय कहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, उस गांव का नाम, उस शहर का नाम, तो क्या होगा, एक रजिस्ट्रीकृत पता होगा, जिस पर की समस्त सूचना और संसूचना भेजी जा सकेगी। ठीक है, देखो रजिस्ट्रीकृत क्या होगा, एक पता होगा, उसी पर क्या कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई कार्यालय रायगढ़ में है, ठीक है, क्या है, रायगढ़ में है, और वो अपना एड्रेस दिया हुआ है किसी गांव का। ठीक है, तो वहां पर पत्र व्यवहार हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने सही पता नहीं दिखाया है वहां पर। ठीक है, सही पता नहीं बताए हैं, तो ठीक है, इसलिए क्या होगा, रजिस्ट्रीकृत एक पता होगा जिस पर समस्त सूचनाएं और संसूचनाएं भेजी जा सके, और वह उस पते में होने वाली किसी भी तब्दीली की क्या देगी, लिखित सूचना देगी। किसको देगी, लिखित सूचना, रजिस्ट्रार को। क्या देगी, रजिस्ट्रार को लिखित सूचना देगी। ठीक है, ऐसे तब्दीली के 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर क्या करेगी, रजिस्ट्रार को सूचना देगी। किसको सूचना देगी, रजिस्ट्रार को। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे धारा 13 में नाम की तब्दीली। ठीक, यही है। ठीक है, पता वाला है। ठीक है, क्या है, पता में तब्दीली है, और धारा 13 में पढ़े थे नाम की तब्दीली। ठीक है, धारा 13 में पढ़े थे नाम की तब्दीली। क्या पढ़े थे, नाम की तब्दीली। 13 मतलब ऐसे याद रखना, धारा 13 मतलब आपका नाम, 13 मतलब तेरा, 13 में मतलब तेरा याद रखना, 13 में क्या रखना, तेरा। तो 13 नाम की तब्दीली, किसका, सोसाइटी का। तो उसके बाद ऐसे याद रखना, नाम की तब्दीली किसका, आपका, या आप क्या हो, सोसाइटी हो, समझ लो। ठीक है, तो इसे याद रखना है। धारा 13, 13 क्या है, नाम की तब्दीली। क्या है, नाम की तब्दीली। ठीक है, अब ये पते पर है। 32 में क्या है, पते पर, है ना, जो पता तब्दील हो रहा है, ठीक है, उसका है। ठीक है, तो कितने दिन के भीतर सूचना देगा, रजिस्ट्रार को 30 दिन, इसको याद रखना। ठीक है, अगर कोई भी सोसाइटी है अपने पता क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो परिवर्तित पते की सूचना, ठीक, रजिस्ट्रार को 30 दिन के भीतर देंगे। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। ठीक है, अगर सोसाइटी, ठीक है, कंडीशन भी रहता है। ठीक है, कंडीशन भी रहता है
अगर वो परिवर्तित पते की सूचना, ठीक है, रजिस्ट्रार को नहीं देगा तो, ठीक है, रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की सूचना नहीं देती है ना, उसके रजिस्टर्ड पते पर कारोबार नहीं करती है, जो पता रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार के पास उस पते पर कारोबार नहीं करती है, या उसके रजिस्टर्ड पते पर वो अभिलेख संधारित नहीं करती, ठीक है। जैसे कि मान लो कार्यालय गांव में है, ठीक है, और सोसाइटी के अध्यक्ष शहर में रहते हैं, और जितना भी अभिलेख है कार्यालय में न रख करके अपने घर में रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये बात रजिस्ट्रार को पता चल जाए, ठीक है, तीनों बात रजिस्ट्रार को पता चल जाए तो क्या होगा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो जिम्मेदार अधिकारी रहेगा उसको सुनवाई के लिए बुलाएगा, ठीक है, और सही पाए जाने पर 50,000 रुपए से अधिक की दंड क्या करेगा, अधिरोपित कर देगा, ठीक है। याद रखना, दंड को याद रखना, ठीक है। दंड कितना है, 50,000 रुपए से अधिक, कितना, 50,000 रुपए से अधिक दंड क्या करेगा, शासित कर सकेगा, ठीक है। भैया हाँ, अनधिक का मतलब अधिक होता है। अधिक लिखा है क्या, हाँ, 50,000 रुपए से कम हो, ठीक है, इसको देख नहीं पाया था अधिक को, मैं अधिक समझ रहा था, ठीक है। तो 50,000 से कम, ठीक है, 50,000 से कम, ठीक है, 50,000 रुपए से मतलब 50,000 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 50,000 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है किस कंडीशन में, तो रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की सूचना नहीं देगा तो, दूसरा उसके रजिस्टर्ड पते पर वो कारोबार नहीं करेगा तो, तीसरा उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करेगा तो, ठीक है। ये तीन कंडीशन के आधार पर रजिस्ट्रार उस अधिकारी को बुलाएगा, सुनवाई करेगा, और सुनवाई में सही पाया जाएगा तो उसको 50,000 से कम, ठीक है, या 50,000 रुपए तक जुर्माना कर सकता है। इतना याद रहेगा। धारा 31 सोसाइटियां निगमित निकाय होगी, और धारा 32 सोसाइटियों का पता तथा नाम का सप्रदर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, नाम परिवर्तन की सूचना किसको देगा, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार को, 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, तो 30 दिवस के भीतर, ठीक है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर नहीं देगा, है ना, सूचना नहीं देगा, या रजिस्टर्ड पते पर कारोबार नहीं करेगा, या रजिस्टर्ड पते पर, है ना, अभिलेख संधारित नहीं करेगा, तो 50,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकता है। इतना आपको याद रखना है। कम है कि ज्यादा है भैया, अधिक, क्या, अधिक, अनधिक मतलब कम होगा, 50,000 से ज्यादा, 50,000 से कम, हाँ, मतलब 50,000 या 50,000 से कम, ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ेगा। देखो 33 में सदस्यों का रजिस्टर, ठीक है, जैसे कि आप सोसाइटी के सदस्य हो तो आपके बारे में जानकारी रखेंगे रजिस्टर में, है ना। तो धारा 33 में क्या है, सदस्यों का रजिस्टर, ठीक है, सदस्यों का रजिस्टर है धारा 33 में। धारा 33 में क्या है, सदस्यों का रजिस्टर। प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी, ठीक है, प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों को क्या रखेगी, एक रजिस्टर रखेगी, और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि, मतलब निम्नलिखित विशेषताएं हैं उसकी प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है रजिस्टर में, ठीक, देखो प्रत्येक सदस्य का नाम रहेगा, ठीक है, उसका पता रहेगा क्या है, कहाँ रहता है वो, है ना, और उसकी उपजीविका और क्या कारोबार करता है ना, उसका जीविकोपार्जन का साधन क्या है, ये सब रहेगा, ठीक है। पहला, प्रत्येक सदस्य का नाम रहेगा, क्या रहेगा, प्रत्येक सदस्य का नाम रजिस्टर में, ठीक है।
और उसका पता रहेगा कि कहाँ का निवासी है या उसका घर कहाँ पर है, तथा उसकी उपजीविका मतलब वो कौन सी व्यवसाय करता है ना, या किस व्यवसाय से वो संलग्न है। उस दशा में जहां कोई सोसाइटी अंश पूंजी रखता है, ठीक है, उस दशा में है ना, यदि कोई सोसाइटी अंश पूंजी रखता है तो प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश का भी उल्लेख किया जाएगा, ठीक है, कितने किसी सदस्य को है ना, किसी सदस्य का कितना कितना अंश है, ठीक है। अगर अंश पूंजी रख रहा है तो उस रजिस्टर में भी रहेगा अंश पूंजी का उल्लेख, वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य ग्रुप में प्रविष्ट किया गया, ठीक है। अगर कोई सदस्य है ना सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है तो किस तारीख से वो सोसाइटी का सदस्य है उसका भी उस रजिस्टर में उल्लेख रहेगा, ठीक है। अगला है वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया है उसका भी उल्लेख रहेगा, ठीक है। मान लो कोई सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले लेता है तो कब अपनी सदस्यता वापस लिया है वह तारीख भी उस रजिस्टर में रहेगा, कब सदस्य बना उस वह तारीख भी रहेगा, अब कब वो अपनी सदस्यता वापस ले लिया उसका भी उल्लेख रहेगा। और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित किया जाए, ठीक है, वे भी क्या रहेंगे रजिस्टर में उल्लेख रहेंगे। देखो, परंतु जहां किसी सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, ठीक है, मृत्यु होने पर अपने अंश या हित किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, वहां रजिस्टर में संबंधित सदस्य के नाम के सम्मुख उस व्यक्ति का नाम जो उस सदस्य के अंश या हित का हकदार हो, मतलब नॉमिनी, ठीक है। अगर मेरी जैसे कि हम लोग बीमा कराते हैं, बताया था पहले भी, जैसे कि हम लोग बीमा कराते हैं तो बीमा कराते हैं उसमें रहता है ऑप्शन, ठीक है, कि आप अगर आपका दुर्घटना हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी आपका अंश है उसको किसको दिया जाए, ठीक है, तो नॉमिनी बनाना रहता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको नॉमिनी बनाना रहेगा, ठीक है। तो जो नॉमिनी बनाए रहोगे उसका उल्लेख किसमें रहेगा रजिस्टर में, ठीक है, कि इस व्यक्ति का नॉमिनी ये है, ठीक है। और वह तारीख जिस पर नामांकन अभिलिखित किया गया है भी दर्ज है, ठीक है। आपके नामांकन की तारीख भी उसमें रहेगा कि आपने उस व्यक्ति को कब अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, वह तिथि भी उसमें लिखा रहेगा। रजिस्टर उस तारीख के जिसमें कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था और उस तारीख को जिसको वह सदस्य नहीं रह गया है संबंध में प्रथम दृष्टया क्या होगा साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति कब सोसाइटी का सदस्य बना, कब अपना सदस्यता वापस ले लिया, उसका पूरा उल्लेख उस रजिस्टर में रहेगा। तो क्या क्या रहेगा उस रजिस्टर में, ठीक है। देखो, सोसाइटी के सदस्य का नाम रहेगा, है ना, पता रहेगा, ये रहेगा, और क्या व्यवसाय करता है वो भी रहेगा उसका, ठीक है। कब वो सोसाइटी का सदस्य बना, ठीक है, कब वो सोसाइटी के सदस्यों से अपना नाम वापस ले लिया, ठीक है, उसके उत्तराधिकार का भी उल्लेख रहेगा, ठीक है। कितना अंश पूंजी धारण करता है सोसाइटी में उसका भी उल्लेख उसमें रहेगा, ठीक है। तो धारा 33 याद रखना, सदस्यों का रजिस्टर, किसका रजिस्टर सदस्यों का, किसका रजिस्टर सदस्यों का। फिर आपका 34-35 पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, 34-35 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा
धारा 34 और 35 पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 3 धारा एक साथ रखना, 31, 32, 33, 31, 32, 33, ठीक है, 31, 32, 33, ठीक है, 3 धारा अध्याय चौथा में एक साथ आ रखना, ठीक है, 31, 32, 34। तो 31 में क्या है, सोसाइटियां निगमित निकाय होगी, क्या होगी, सोसाइटियां निगमित निकाय होगी, ठीक है। 32 में क्या है, सोसाइटियों का पता तथा नाम का सप्रदर्शन, सोसाइटियों का पता तथा नाम का सप्रदर्शन किसमें है, धारा 32 में। और धारा 33 में क्या है, सदस्यों का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, ठीक है, याद रहेगा। 34 35 नहीं पढ़ना है, पढ़ना है 36। पढ़ना किसको है, 36 को पढ़ना है, 36 37, 36 37, ठीक है, 36 और 37 दोनों को पढ़ना है, 36 37, ठीक है, और 37 का, 37 का, 37 का को भी पढ़ना है, ठीक है। तो 36 37 और 37 का, 36 37 और 37 का, ये तीनों को पढ़ना है। तो देखो 36 में है उधार लेना, 36 में क्या है, उधार लेना, ठीक है, उधार लेना क्या है 36 में, उधार लेना क्या है 36 में, ठीक है। 37 में क्या है, उधार दिए जाने पर निर्बंधन, मतलब किसको किसको आप उधार नहीं दे सकते, ठीक है। 37 में क्या है, उधार के दिए जाने पर निर्बंधन, मतलब आप, है ना, सोसाइटियां किसको किसको उधार नहीं देगी, इसके बारे में। और 37 का, 37 का क्या है, सोसाइटी मूल्य से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी, सोसाइटी क्या नहीं करेगी, जो मूलधन है उसका उससे अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी, ठीक है। चलो धारा 36 में क्या है, उधार लेना। तो सोसाइटी किससे उधार लेगा, सोसाइटी किससे उधार लेगा, इसको देखना है। तो कोई सोसाइटी राज्य सरकार से ले सकता है उधार, किससे ले सकता है, राज्य सरकार से, या फिर राज्य में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन, ठीक, जो बैंक है उससे ले सकता है, या फिर वित्तीय निकायों से ले सकता है ना, या फिर निगमित निकायों से ले सकता है, या फिर किसी व्यक्ति से भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से लेगा जो सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के अधीन निक्षेप या उधार प्राप्त कर सके, वैसी व्यक्ति से, या फिर जो नाम मात्र का सदस्य रहता है उससे भी करार करके या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंश पूंजी के रूप में निधि प्राप्त कर सके, ठीक है। तो देखो उधार किससे किससे लेगा, समझ आ गया। तो राज्य सरकार से उधार लेगा, ठीक है, राज्य सरकार के पास नहीं है, चलो नहीं दे रहा है राज्य सरकार, तो बैंक के पास चला जाएगा, बैंक वाले भी नहीं दे रहे हैं तो कोई वित्तीय निकाय होगा उसके पास चला जाएगा, या फिर निगमित निकाय के पास, या व्यक्ति है ना उसके पास भी ले सकता है, या फिर जो नाम मात्र का सदस्य है उससे करार करके या अनुमोदित परियोजना के अधीन वो अंश पूंजी, है ना, निधि के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो समझ में आया किससे किस उधार ले सकता है, राज्य सरकार से, बैंक से, वित्तीय निकाय से, निगमित निकाय से, व्यक्ति से और नाम मात्र के सदस्य से, इससे क्या ले सकता है, वो उधार ले सकता है, ठीक है। अब देखो 37 में उधारों के दिए जाने पर निर्बंधन, किसको किसको उधार नहीं दे सकता, सोसाइटी किसको किसको उधार नहीं दे सकता, इसके बारे में चर्चा है धारा 37 में, ठीक है। 36 में है उधार लेना, स्वयं उधार लेगा सोसाइटी, और 37 में किसको उधार नहीं देगा वो, ठीक है। तो किसको उधार नहीं देगा, कोई भी सोसाइटी
तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो सदस्य नहीं है सोसाइटी का, उसको उधार नहीं देगा। ठीक है, अपने सोसाइटी के सदस्य को दे सकता है उधार वो, ठीक है, क्योंकि वो उस सोसाइटी के उप विधियों के अधीन क्या हुआ है ना, बंधा हुआ है, तो दे सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सदस्य न हो सोसाइटी का, उसको नहीं दे सकता। ठीक है, या किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर भी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो उसका अंश है, जैसे सोसाइटी में रहता है ना सदस्यों का अंश, ठीक है, तो उस अंश के प्रतिभूति पर भी उसको नहीं दे सकते उधार। ठीक है, किसी सदस्य को उसके स्वयं के, ठीक, जो भी अंश है उस अंश की प्रतिभूति पर उसको हम लोग ना उधार नहीं दे सकते। ठीक, याद रखना। ठीक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी सदस्यों को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर भी ब्याज नहीं दे सकते। फिर अगला, किसी सदस्य को किसी सदस्येतर व्यक्ति की प्रतिभूति पर भी उधार नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे मान लो कोई सदस्य है, ठीक है, मान लो कोई सदस्य है, सोसाइटी में एक ही सदस्य नहीं होते हैं, और भी सदस्य होते हैं, उसके मतलब बोलने पर भी, ठीक, सदस्य को किसी सदस्यतर व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति है, उस अन्य व्यक्ति के प्रतिभूति पर भी उसको हम लोग उधार नहीं दे सकते। जैसे रहता ना कि ये नहीं पटाएगा तो मैं पटा दूंगा अपना अंश दे करके, तो नहीं, उससे भी उसको नहीं दे सकते उधार। ठीक, इससे क्या हो जा सकता है, विवाद की स्थिति निर्मित हो सकता है। ठीक, इसलिए उधार नहीं दे सकते। ठीक है, तो किसी ऐसे सदस्य को जो समिति के सदस्य ना हो उसको उधार नहीं दे सकते, और किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर भी उधार नहीं दे सकते, और किसी सदस्य को किसी सदस्यतर व्यक्ति की प्रतिभूति पर भी उधार नहीं दे सकते। इतना याद रखना है। ठीक है, और किसको उधार दे सकता है, तो किसको उधार दे सकता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी अपनी उप विधियों में उपबंधित किए गए अनुसार किसी अन्य सोसाइटी को दे सकता है उधार। ठीक है, सोसाइटी को देगा ना, सोसाइटी के सदस्य को नहीं देगा उधार, सोसाइटी के सदस्यों को नहीं देगा, अन्य सोसाइटी की, उस सोसाइटी को देगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रीकृत हो, पंजीकृत हो, उस सोसाइटी को देगा उधार, या फिर नाम मात्र के सदस्य को उधार दे सकता है। ठीक है, तो कितने लोगों को उधार दे सकता है सोसाइटी, 2 लोगों को। कितने लोगों को, 2 लोगों को। ठीक है, या तो अन्य सोसाइटी को उधार दे सकता है, या फिर नाम मात्र के सदस्य को उधार दे सकता है। ठीक है, आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी को क्या दे दिया है, उधार दे दिया है, या नाम मात्र के सदस्य को उधार दिया है, तो उसके संबंध में भू अधिकार एवं, है ना, ऋण पुस्तिका, है ना, तैयार करेगा। ठीक, उधार देने वाली सोसाइटी उधारों, अग्रिमों और उनकी वसूली के समस्त जो स्तंभ व्यवहार है, उस भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में क्या करेगा, दर्ज करेगा। ठीक है, एक भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका तैयार करेगा। ये क्या करेगा, एक भू अधिकार, है ना, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, ठीक है, तैयार करेगा, जिसमें, ठीक है, जो उधार दिया है, ठीक है, कितना उधार दिया है, कितना अग्रिम है, और कितना बचा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में उसमें इंदराज किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, धारा 36 में क्या है, उधार लेना, किससे किस उधार ले सकता है उसके बारे में है, और धारा 37 में है उधार दिए जाने पर निर्बंधन। ठीक है, मतलब किसको किसको उधार नहीं दे सकते और किसको उधार दे सकते, इसके बारे में। 37 का याद रखना है, 37 का को, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। 37 का,
तो सोसाइटी मूल से अधिक, ठीक है, मूलधन से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी। ठीक है, जो सोसाइटी है मूलधन से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी। ठीक है, तो याद रखना, देखो अगर किसी सोसाइटी से या नाम मात्र के सदस्य से, ठीक है, अगर किसी सोसाइटी को या नाम मात्र के सदस्य को, ठीक, वो ब्याज दिया है, ठीक, मतलब उधार दिया है, तो जो उधार की अवधि, ठीक है, 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इससे अधिक नहीं होगी, 10 वर्ष से ज्यादा का नहीं रहेगा टाइम पीरियड। ठीक है, उतना ही उधार देगा जो 10 वर्ष से कम में वो पटा सके। ठीक है, 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और किसी सोसाइटी से या नाम मात्र के सदस्य से अगर वह मूलधन से अधिक ब्याज वसूल कर लेता है ना, यह प्राप्त करने की स्थिति में 60 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर उसको वापस करेगा। याद रखना, कितने दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर। ठीक है, किसी सोसाइटी या नाम मात्र के सदस्य को उधार कितने वर्ष से अधिक के लिए नहीं देगा, तो 10 वर्ष से अधिक के लिए नहीं देगा। ठीक है, और उससे अगर मूलधन से अधिक ब्याज वसूल कर लिया गया हो या प्राप्त कर लिया गया हो, तो उसको वसूली या प्राप्त करने की तिथि से 60 दिन के भीतर उसको क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है 37 का, सोसाइटी मूल से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी। याद रहेगा। तो धारा 36 में क्या है, उधार लेना। धारा 37 में क्या है, उधार किसको देना है किसको नहीं देना, इसके बारे में है। और धारा 37 का में है सोसाइटी मूलधन से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी। ठीक है, याद रहेगा। 38, 39, 40, 41, 42 नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना धारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ते हैं धारा 43 को। ठीक है, निधियां तथा लाभ। धारा 43 में क्या है, निधियां हैं और उसका लाभ। ठीक है, क्या क्या निधि हो सकता है, ठीक है, और उस निधि में कितना कितना लाभ राशि को जमा करना पड़ेगा। तो निधियां तथा लाभ धारा 43। ठीक है, किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का जो शुद्ध लाभों से भिन्न हो। ठीक है, किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का, ठीक है, जो शुद्ध लाभों से क्या हो, भिन्न हो, कोई भी भाग उसके सदस्यों को बोनस या लाभांश के रूप में, है ना, प्रदाय नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो, किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का, ठीक है, किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का जो शुद्ध लाभों से क्या हो, भिन्न हो। ठीक, मतलब जो मूल निधि है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी के पास 5 लाख रुपए है, किसी सोसाइटी के पास क्या है, 5 लाख रुपए है, और वो एक वर्ष में कितना कमा लेगा, मान लो 50,000 कमा लेता है। ठीक है, सोसाइटी का क्या है, कुल पूंजी कितना है, 5 लाख। सोसाइटी की कुल पूंजी कितना है, 5 लाख। ठीक है, और वो एक वर्ष में उस 5 लाख में कितना कमा लेता है, 50,000 कमा लेता है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 5 लाख
50,000 हो जाएगा। अब इस 5,50,000 को सोसाइटी के सभी सदस्यों में नहीं बांटेगा वो, ठीक है। जो मूल है, ठीक, मूल को बांट दोगे आप, ठीक है, तो सोसाइटी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सोसाइटी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो निधि था आप उस निधि को ही बांट दिए, ठीक है। तो बांटना किसको है? आपको जो शुद्ध लाभ है, ठीक, उस शुद्ध लाभ को आप बांट सकते हो अपनी समिति के सदस्यों में, शुद्ध लाभ को बांट सकते हो, लेकिन जो मूल निधि है उस मूल निधि को अपने सदस्यों में नहीं बांट सकते, ठीक है। तो उसी को बोला है किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का जो शुद्ध लाभ हो से क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। कोई भी भाग उसके सदस्यों को बोनस या लाभांश के रूप में नहीं दिया जाएगा, न ही उसके सदस्यों में उसका वितरण किया जाएगा, न ही उसके सदस्यों में उसका वितरण किया जाएगा, ठीक है। करोगे तो केवल लाभ, ठीक है। आपको मूलधन को बांटना नहीं है भाई, मूलधन को बांट दोगे तो फिर सोसाइटी समाप्त हो जाएगा वहीं से, ठीक है। आपके पास अंश पूंजी ही नहीं रहेगा, ना तो कोई निधि नहीं रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। परंतु किसी सदस्य को किन्हीं ऐसी सेवाओं जो कि उसके द्वारा सोसाइटी के लिए की गई के लिए पारिश्रमिक भुगतान का मापन, ठीक है, इसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सोसाइटी का सदस्य है ना, कोई सोसाइटी का सदस्य है, क्या दिया, अपनी सेवा दिया है, ठीक है। तो उसके लिए उसको भुगतान हम लोग सोसाइटी की निधि से कर सकते हैं, ठीक है। कोई सदस्य सोसाइटी में अपना सेवा दिया है, ठीक है, सेवा दिया है, ठीक, कहीं पर जाके मान लो, है ना, आवागमन किया है, मान लो रायपुर से बिलासपुर गया है, रायपुर से बिलासपुर गया है, बिलासपुर से रायपुर गया, ठीक है, कहीं भी गया है, उसके आने जाने में जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, उसका भुगतान कर सकते हैं निधि से, ठीक है, निधि से कर सकते हैं, या फिर जो लाभांश राशि है उससे भी कर सकते हैं, ठीक। जो शुद्ध लाभ है, देखो, तो जो सोसाइटी है किसी वर्ष तक अपने शुद्ध लाभों में से, ठीक है, कहाँ कहाँ जमा करेगा, ठीक, जो शुद्ध लाभ है उस शुद्ध लाभ को कहाँ कहाँ जमा कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जमा कर सकता है, आरक्षित निधि में, ठीक है, कहाँ कर सकता है, आरक्षित निधि में, ठीक है। शुद्ध लाभों को कहाँ जमा कर सकता है, समितियां आरक्षित निधि में, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है, यदि रजिस्ट्रार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा सोसाइटी को इस निमित्त भागतः या पूर्णतः छूट न दे दी हो तो ऐसी रकम आरक्षित निधि में क्या कर दी जाएगी, जमा कर दी जाएगी, जो कि ऐसे लाभों के 25% से कम न हो। मतलब आरक्षित निधि में सोसाइटी कितना परसेंट जमा कर सकता है, 25%। 25%, ठीक है। 25% से ज्यादा कर सकता है, उसके ऊपर है, लेकिन 25% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगला, छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित को, ठीक है, तथा ऐसी अन्य संस्थाओं या संघों को जो कि क्या है, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाए, ऐसे विधायक का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाए, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित को या ऐसी अन्य संस्थाओं को या संघों को जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा क्या किया जाए, विनिर्दिष्ट किया जाए, ठीक है। तो उसको भुगतान करेगी, जितना बोलेगा उतना उसको भुगतान करना पड़ेगा सोसाइटियों को, ठीक है। या फिर ऐसी सोसाइटी जिसमें सरकार की क्या हो, साधारण अंश पूंजी की भागीदारी हो, ठीक है। ऐसी सोसाइटी जिसमें सरकार भी अपना अंश रखता हो, ठीक है, क्या अंश रखता हो,
साधारण अंश पूंजी, ठीक है, साधारण अंश रखता हो तो क्या करेगा, साधारण अंश पूंजी मोचन निधि में, याद रखना, ठीक है, साधारण अंश पूंजी मोचन निधि में कम से कम 20% राशि क्या करेगी, जमा करेगी, ठीक है। तो आरक्षित निधि में कम से कम कितना परसेंट, 25%, ठीक है। साधारण अंश पूंजी मोचन निधि में कम से कम 20%, कम से कम 20% जमा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को 25% से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगी, ठीक है। कितना परसेंट से अधिक से लाभांश नहीं देगी, 25% से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगा, ठीक है। लाभ का अंश, ठीक, मूलधन को तो बांट ही नहीं सकते, बांटेंगे किसको, लाभ जो हुआ है शुद्ध लाभ उसी को, है ना। तो कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को 50%, 25% से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगी, ठीक है। तो आरक्षित निधि में 25% जमा कर दिया, ठीक है। साधारण अंश पूंजी मोचन निधि में 20% जमा कर दिया और अपने सदस्यों को कितना दे देगा, 25% क्या देगा, लाभांश राशि देगा, ठीक है। कितना कितना, 25%, और भी रखेगा ना, ठीक है। और जो सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए, जो सहकारिता आंदोलन है, ठीक है, सहकारिता आंदोलन के विकास से संबंधित, ठीक है, उसके लिए भी 50% देगा, 50% नहीं 5%, ठीक है, 5% जमा करेगा, क्या करेगा, 5% जमा करेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना क्या याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। 50% से 5% से कम होगा, ठीक है, 5% से कम होगा, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी 20% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये कम रहेगा, ठीक है, ये भी कम रहेगा, ठीक है। तो आरक्षित निधि में 25% या 25% से अधिक जमा करेगा, ठीक है। साधारण अंश पूंजी मोचन निधि में 20% से अधिक जमा करेगा, 20% या 20% से अधिक, ठीक है। अपने सदस्यों में लाभांश 25% से अधिक नहीं देगा और सहकारिता आंदोलन के विकास से संबंधित, है ना, गतिविधि के लिए 5% से अधिक जमा नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना, ठीक है। निधियां तथा लाभ, धारा 43 में निधियां तथा लाभ, ठीक है। तो आरक्षित निधियों में 25% से कम न हो, साधारण अंश पूंजी मोचन निधि में 20% से कम न हो और सदस्यों को 25% से अधिक लाभांश नहीं देगी और सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए 5% से कम लाभांश जमा करेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, याद रहेगा इतना। धारा 43 में है निधियां तथा लाभ, निधियां तथा लाभ, धारा 43 में, धारा 43 का, धारा 43 का लाभों का विनियोजन, ठीक है। लाभों का विनियोजन मतलब लाभों की गणना कैसे करेगा, ठीक है, कि सोसाइटी को
कितना लाभ हुआ उसकी गणना किस आधार से करेगा, ठीक है, किसको किसको शामिल नहीं करेगा, ठीक है। तो लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से, ठीक, वर्ष के जो सकल लाभ हुआ है उसमें से निम्नलिखित की कटौती करके शुद्ध लाभ की संगणना करेगी, ठीक है। मतलब शुद्ध लाभ की संगणना, ठीक है, शुद्ध लाभ की संगणना किसकी किसकी, है ना, किसका किसका कटौती उसको, है ना, हटा करके करेंगे, ठीक है। तो लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से, सकल लाभों मतलब कुल लाभ, सकल लाभों में से कुल लाभ में से निम्नलिखित की कटौती करके क्या करेगा, शुद्ध लाभों की गणना करेगा। तो देखते हैं कि किसके किसकी कटौती करेगा सोसाइटी, ठीक। देखो उधार लेखाओं पर, ठीक, उधार लेखाओं पर जो समस्त ब्याज है, ठीक, उधार लेखाओं पर, ठीक, उधार लेखाओं पर समस्त ब्याज, ठीक, समस्त जो ब्याज है उसको घटा देगा, ठीक है। संबंध प्रभार, ठीक, संबंध प्रभार में जो भी व्यय हुआ है, ठीक है, उसको भी माइनस करेगा सकल लाभों में से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सकल लाभों में से, ठीक है, शुद्ध लाभ की क्या कर रहे हैं, संगणना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज घटाएंगे, ठीक है, क्या क्या चीज घटाएंगे उसी को यहाँ पर देख रहे हैं। तो उधार लेखाओं पर जो समस्त ब्याज है, ठीक, उसको घटाएगा, ठीक है। प्रबंध प्रभार में जो भी व्यय हुआ है उसको घटाएगा, ठीक है। उधार जो लिए हैं, ठीक है, और उस पर जो ब्याज दिए, ठीक है, उधार लिए हैं, ठीक है, और जो उस पर जो ब्याज दिए हैं उसको भी घटाएंगे, ठीक है। सम परीक्षा जो ऑडिट करने आएगा तो उसको जो भी राशि देंगे या उसमें जो भी खर्चा होगा उसको भी घटाएंगे, ठीक है। कामकाज संबंधी खर्चे जिसके अंतर्गत है मरम्मत, ठीक है, कर, ये सबको, ठीक, जो भी व्यय करेंगे कामकाज संबंधी खर्च के लिए उसको भी घटाएंगे, ठीक है। अवक्षयण, ठीक, अवक्षयण, ठीक, जो भी नुकसान हुआ है, ठीक, उसको भी घटा देंगे, ठीक। बोनस जिसको दिए हैं कर्मचारी को, ठीक है, कर्मचारी को जो भी बोनस दिए हैं उसको भी घटा देंगे, ठीक है। आयकर में जो भी राशि दी है टैक्स के रूप में उसको भी घटा देंगे, राज्य या फिर जिला सहकारी संघ को जो अधिसूचित किया जाए, है ना, उसके भुगतान को भी क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। विकास निधि या डूबंत ऋण निधि मतलब जो पैसा डूब रहा है, ठीक है, उसको जो मूल्य उतार चढ़ाव निधि है, ठीक, उसमें भी जो राशि जमा की है उसको लाभांश सामान्यीकरण निधि, विनिधान उतार चढ़ाव निधि और ऐसे अन्य निधियों के लिए प्रावधान जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त निश्चित किए गए हैं उसमें जो राशि जमा हुआ है उसको भी घटा दें, ठीक है। और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर जो सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, जो सुविधाएं देने का प्रावधान है, ठीक है, उसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और उन सोसाइटियों की दशा में जो उपभोक्ता माल का कारोबार करती है, ठीक है, सदस्य को प्रदान किए जाने वाले क्रय रिबेट के, है ना, जो भी राशि है उसको भी घटा देंगे, ठीक है। और डूबंत ऋण को और ऐसी हानियों को जो लाभों में से सृजित
किसी भी निधि के प्रति समायोजित नहीं किए गए हैं, बट्टे खाते डाले जाने के लिए प्रावधान है, उसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखो कितना सारा हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा राशि घटा रहे हैं सकल लाभों में से। ठीक है, देखो उधार लेखाओं पर जो समस्त ब्याज दिया है उसको, ठीक है, प्रबंध प्रभार को, ठीक है, उधार और निक्षेपों पर जो दे ब्याज है उसको, ठीक, सम परीक्षा जो ऑडिट हुआ है उसका फीस को, ठीक है, काम का समय जो खर्च किए हैं उसको भी, और क्षयण को, ठीक, कर्मचारियों को दे बोनस को, आयकर को, ठीक है, राज्य या जिला सहकारी संघ को जो राशि दी है उसको भी घटा देंगे। ठीक है, बहुत सारे निधि है, उस निधि में जमा राशि को भी घटा देंगे। ठीक है, कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर जो सुविधाएं दे रहे हैं उसको भी घटा देंगे, और जो राशि डूब रहा है या जो हानि राशि है उसको भी लाभ में से घटा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध लाभ, है ना, मिलेगा। क्या मिलेगा, शुद्ध लाभ। ठीक, सकल लाभ में से उतने को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध लाभ। और किसको जोड़ सकते हैं, तो कोई भी सोसाइटी वर्ष के शुद्ध लाभों में से उस ब्याज को जोड़ सकेगी जो पूर्व वर्षों में क्या हुआ हो, प्राप्त हुआ। ठीक है, पूर्व वर्षों में जो लाभ है ना, ब्याज प्राप्त हुआ है उसको हम लोग शुद्ध लाभों में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है। धारा 43 का में लाभों का विनियोजन मतलब सकल लाभों में से शुद्ध लाभ की गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो उपरोक्त हम लोग पढ़े उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सकल लाभों में से शुद्ध लाभ निकल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।